नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जी हां, कोरोना के बीच में ही फंगस का असर। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे की अगर बात करें तो लगभग 2,22,315 केस सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 4,454 रिकॉर्ड मौत भी हुई है। पिछले 13 दिन की अगर बात करें तो देश में 53,000 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 2,22,315 केस सामने आए। ये 24 घंटे का आंकड़ा है, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से अभी यहां पर लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि अगर ओवरऑल हम पूरे देश की बात करें तो जो कोरोना संक्रमण के केसेस हैं उसमें गिरावट लगातार आ रही है। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन उसी बीच में हमें मेंटेन करना होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है और फंगस से किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। तो ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का अटैक जारी है। दिल्ली एनसीआर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम भी ब्लैक फंगस से ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली के एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 और मामले सामने आए हैं। नोएडा में 23 मई को ब्लैक फंगस के 9 और व्हाइट फंगस का एक मरीज सामने आया। एक दिन में 10 केस मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। ब्लैक फंगस महिलाओं के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पुरुषों को अपना शिकार बना रहा है। यह भी अपने आप में एक पहलू है। अब तक मिले 31 में से 9 महिला पेशेंट्स और अब तक जिले में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की जान जा चुकी है। गाजियाबाद में व्हाइट फंगस के 7 मामले सामने आए। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 421 केस हो चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर 149 मरीज गुरुग्राम से ही सामने आए। फरीदाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक फंगस के 37 मामलों की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की वजह से मामले सामने आ रहे हैं, वो भी चिंता बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमने खास पहलू बताया कि जो महिलाएं हैं उनकी तुलना में पुरुषों को ये ज्यादा शिकार बना रहे हैं। तो देश में ब्लैक फंगस के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, शुरू कर दी हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अस्पताल में किन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इंडिया न्यूज अस्पताल के अंदर इसकी पड़ताल करने पहुंचा। आईसीयू से देखिए राहुल गौतम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 9,000 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हाइजीन नहीं बरती गई, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर ऋषभ सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में और फिलहाल कोविड वार्ड के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी भी घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये बात निकल कर आ रही है कि क्योंकि मास्कों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको स्टेराइल नहीं किया जा रहा है, साफ नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आप हमको जरा बता पाएं कि एक तो इसके क्या कारण होते हैं, कि कैसे ये डेवलप होता है फंगस, और इससे कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक स्पोर्स के थ्रू फैलता है। बेसिकली जब हम अपने स्पोर्स को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ब्लैक फंगस फैलता है। ये जनरली सब पेशेंट्स में नहीं होता है। एक तो इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है। सब मरीजों में ब्लैक फंगस नहीं होता है जो कोविड के होते हैं। कुछ ही प्रतिशत मरीजों में ये पाया जाता है, जिसके मेजर कारण है कि हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर कारण है वो ये है कि हम पेशेंट्स बहुत सारे डायबिटिक हैं। इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा म्यूकर हो रहा है। तीसरा कारण जो देखा जा रहा है वो ये है कि हम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेराइल तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेजर जो आता है, जो लोग होम ऑक्सीजन पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनको ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करना है, ह्यूमिडिफिकेशन तो जो ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे साफ करना है, उस बारे में जानकारी नहीं है। आप दिखा पाएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी घर पर अपने सपोर्ट पर हैं, इनको कैसे हैंडल करें ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये डेवलप ना हो। देखिए, ये मेरे पास जो अभी मैंने इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए हैं, हालांकि ये हॉस्पिटल के हैं, इसमें ये ह्यूमिडिफायर है। इसमें हम स्टेराइल वाटर डालते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि इसमें जो टैप वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर की बॉटल आती है, इसी को यूज़ करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर भी हर 24 घंटे में बदलना चाहिए, और स्टेराइल वाटर का मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है, उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये सही, सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। दूसरा, जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको हमें साफ रखना चाहिए। गंदे ह्यूमिडिफायर्स की वजह से भी ये ऑक्सीजन, ये जो म्यूकर है ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसको साफ करने की क्या विधि है? साफ करने के लिए आपको
इसको सबसे पहले सोपी वाटर बनाना है, हल्का सा या सोप माइल्ड डिटर्जेंट डाल के या सोपी वाटर डाल के इसको खोल के उसके अंदर इमर्स कर देना है। सोपी वाटर के इमर्स करने के बाद इसको आपको 10 मिनट तक उसमें रखना है। उसके बाद इसको निकाल के क्लीन वाटर से, वार्म क्लीन वाटर से धोना है। अगर आपके पास घर पे सिरका है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, तो उसमें भी आप 1-2 मिनट इसको इमर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद इसमें स्टेराइल वाटर भर के और इसमें इसको बंद करके फिर यूज़ करना है। ठीक है। जो दूसरा रीज़न है वो ये कि सिर्फ हमें ह्यूमिडिफायर का ही ध्यान नहीं रखना है। ह्यूमिडिफायर के अलावा हमें ऑक्सीजन मास्क और जो नेज़ल कैनुला है, जिन लोगों को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए नेज़ल कैनुला सफिशिएंट होता है, उसको यूज़ करना है। नेज़ल कैनुला को और इसको ऑक्सीजन जो मास्क है इसको भी हमें साफ़ रखना है। जब भी आपको ये सॉइल लगे और साफ़ नहीं हो रहा तो इसको चेंज करना है और एक दूसरे का मास्क यूज़ नहीं करना है। एक मरीज को एक ही मास्क एक ही मरीज को यूज़ होगा और वो भी हर हफ्ते चेंज करना चाहिए या फिर जब भी सॉइल हो। कई बारी डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि जैसे कि कोई मरीज है, उसने आज ऑक्सीजन मास्क को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको जरूरत नहीं लगी तो 3-4 दिन वो बाहर रखा रहा, उसके बाद उसको फिर जरूरत पड़ी, उसने उसको फिर यूज किया। इसको स्टोर कैसे किया जाए, इसको कहाँ संभाल के रखा जाए ताकि इसमें जो इन्फेक्शन है वो डेवलप ना हो? देखिए, सबसे पहले तो इसको हमेशा साफ रखना चाहिए। उसके बाद इसको हमेशा हम यहाँ हॉस्पिटल में तो स्टेराइल कपड़े में ढक के बंद करके रखते हैं। प्रेफरेबली मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 4-5 दिन तक मास्क यूज़ नहीं किया है और ये साफ़ अच्छे से नहीं हो रहा है, डिस्पाइट कि उसको सोपी वाटर में और वार्म वाटर में क्लीन करने के बाद भी, तो आप नया यूज़ करें। आजकल अब ये इतना वो नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। पहले पिछले महीने काफ़ी किल्लत थी, नहीं मिल रहे थे, अभी ये मिलने लगे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो गई है, इसलिए मिल रहे हैं। तो इसको नया यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं नया मिल पा रहा है तो भी इसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए और यूज़ करने से पहले इसको सोप एंड वाटर से धो के और फिर वार्म वाटर से धो के यूज़ करना चाहिए। एक सवाल और, कई लोग जो हैं वो मास्क को एक दूसरे का बोरो कर रहे हैं, और जो ये सिलेंडर्स हैं, काफ़ी लोगों के घर में ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इन लोगों को इसको कैसे हैंडल करना है, एक बार थोड़ा सा आप बता पाएँ तो घर पे। देखिए, घर पे ये सिलेंडर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करिए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी खत्म होने के बाद वो बंद हो जाते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना है और कोई चारा नहीं बच रहा है तो इसमें ये 2 नॉब्स होती हैं। इसमें ये फ्लो मीटर कनेक्टेड होता है और इसमें 2 नॉब्स होती हैं। ये वाली नॉब खोलने से ऑक्सीजन का फ्लो यहाँ तक आ जाता है, जो कि फ्लो मीटर तक जाता है। फिर भी आपकी उस पाइप में ऑक्सीजन नहीं आएगी। इस पाइप में ऑक्सीजन आने के लिए आपको ये वाली नॉब ओपन करनी है और इसमें लीटर सेट करना है। इसमें एक इंडिकेटर बना होगा, आप इस पर फोकस करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है इसके टॉप से आपको रीडिंग चेक करनी है। जितना ये इंडिकेटर का टॉप इंडिकेट करता है उतना ऑक्सीजन। इसको भी हैंडल करते हुए ग्लव्स पहन कर ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल, आपको हमेशा स्टेराइल तरीके से हैंडल करना है और आप कोशिश करिए कि पेशेंट के पास कम से कम लोग जाएं और कम से कम टाइम के लिए जाएं। हमेशा अपना हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद मतलब इस सिलेंडर को यूज़ करने से पहले और बाद हैंड सैनिटाइजर को यूज़ करिए। हैंड सैनिटाइजर से चारों तरफ से हाथ साफ करिए, जैसे आपको 1 साल से सिखाया जा रहा है कि आपको हाथ कैसे साफ करने हैं। ठीक है। अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो भी आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहन लिए हैं तो साफ है, क्योंकि ग्लव्स भी गंदे हो सकते हैं। तो साफ करने के बाद ही इसको टच करना है। तो ये थे डॉक्टर ऋषभ, जिन्होंने साफ तौर पर आपको डेमो करके दिखाया है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि कैसे आप अपने घर पर जितना भी सामान है रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम का, उसको साफ रखें, उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसको स्टेराइल कैसे करें, ताकि ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन वो घर पे ना हो सके, उससे आप इन्फेक्ट ना हो सके। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। जी हाँ, तो ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों का ही इस वक्त प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। इससे निपटे कैसे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं, वो स्वागत है आपका। सचिन बल्ला है, राजनीतिक विश्लेषक, वो स्वागत है सचिन आपका। और विजय कौशिक हमारे साथ, नेता कांग्रेस के हैं, वो स्वागत है विजय आपका। डॉक्टर कुमार गांधी, पूर्व उपाध्यक्ष IMA भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सूर्य कुमार मैथिल साहब, चुनौती बहुत बड़ी है। अभी तक कोरोना की लड़ाई चल रही थी, अब फंगस बीच में आ गया, लेकिन सबसे बड़ा फंगस तो मुझे लगता है कि राजनीतिक वाला है। वो पॉलिटिकल फंगस एक दूसरे को घेरे पड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। फंगस
में बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से फैला हुआ है। समूचा विपक्ष इस फंगस की चपेट में है। यही कारण है कि वो देश विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं, देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं। और मैं तो ये बात देखकर बहुत ज्यादा परेशान हूं कि जिस समय देश को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए इन बीमारियों से, उस समय समूचा विपक्ष लगा हुआ है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे हर कदम को फेल किया जाए, केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए और देश के अंदर इस महामारी को इस हद तक फैलने दिया जाए कि इस देश में हर गली हर चौराहे पे शमशान घाट बन जाए। लेकिन मैथिल साहब, जैसा आपने कहा कि समूचा विपक्ष फंगस का शिकार है, मैंने इसीलिए कहा था कि ये पॉलिटिकल फंगस किसी एक पार्टी का नहीं है, विपक्ष या सत्ता पक्ष का नहीं। यहां पर एक आम व्यक्ति जो एक आम मरीज है, वो अगर इसका शिकार हो रहा है तो उसका जिक्र तो होगा ना। देखिए, केंद्र सरकार जो हो सकता है उससे ज्यादा कर रही है और इस बात की तस्दीक इंटरनेशनली और नेशनली हर तरफ देखने को मिल रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर 24 से 26 करोड़ की आबादी है, वहां पर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस महामारी के ऊपर काबू पाया है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जब हालात बहुत बद से बदतर हुए थे, उस समय में किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने वहां पर जो बीएमसी कमिश्नर है, उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उनको सहयोग किया। आप देखिए, दिल्ली का जो विषय था, दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो गूंगी और बहरी है, विज्ञापनबाज सरकार है, उनको केवल विज्ञापन देना आता है। इसकी तस्दीक आरटीआई भी करती है कि जिन्होंने एक साल के अंदर कोई भी कोरोना के प्रति तैयारी नहीं की थी, एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा, एक ऑक्सीजन। ठीक है मैथिल साहब, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपका जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कौशिक साहब इसका आप जवाब दें। विजय कौशिक, आप जवाब देंगे। मैथिल साहब का कहना है कि केंद्र की सरकार, बीजेपी के राज्य की सरकार है, वो हद तक प्रयास कर रही है, खासतौर से केंद्र का वो जिक्र कर रहा है, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा। सवाल इस बात का है कि फंगस बांट कर नहीं आता और फंगस किसी को देखकर नहीं आएगा। यहां पर राज्यवार अगर हम देखें तो आंकड़ा बढ़ता हुआ, हालांकि सारी सरकारें इसको लेकर सचेत दिख रही हैं, वहां एकजुटता की जरूरत है। फिर क्यों आरोप प्रत्यारोप? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता का मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं कि विपक्ष मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है। आप इनसे ये पूछिए, ये जो गंगा में जो लाशें बहकर दूसरे राज्यों में जा रही हैं, क्या इन्हें कांग्रेस फेंक रही है इन लाशों को? क्या ये जो गंगा किनारे लाशें दबी हुई लोगों को दिखाई दे रही हैं, क्या कांग्रेस इन्हें दबा रही है? क्या अस्पतालों में जो लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं, क्या वो कांग्रेस ने मारे हैं? अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि चाहे जरूरी दवाइयों की बात हो, उनकी किल्लत के कारण लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं, पर्याप्त जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन्हें न मिलने के कारण लोग मरे हैं, दवाइयों के कारण लोग मर रहे हैं। अब जो ब्लैक फंगस का जिक्र किया जा रहा है, ये स्टीरॉइड्स की अधिक डोज के कारण हुआ है। तो इन सब की जिम्मेवारी किसकी थी? इसकी जिम्मेवारी थी केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की। और अब तो रिसर्च भी ये निकल कर आई है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनके शरीर में कोरोना वायरस अपना डबल म्यूटेंट कर लिया, उसके कारण लोगों की ज्यादा मौत हुई है। अब तो रिसर्च ये भी आई है कि जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन ज्यादा हुई है, वहाँ ज्यादा मौतें हुई हैं। निवेदन करना ये चाहता सब हूं कि सरकार का ही फॉल्ट है या हमारे फॉल्ट है? अरे कांग्रेस के लोगों ने तो जनता के बीच में जा जाकर लोगों की मदद की है। राहुल गांधी जी ने एम्बुलेंस चलाई है, उनके राज में तो एम्बुलेंस काम कर रहे हैं और वो अब पहले तो इंडियन वायरस करके कोरोना वायरस को हिंदुस्तानी वायरस बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लोग स्वदेशी वैक्सीन को भी बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वदेशी वैक्सीन लगवाने से शरीर। अब देखिए ये कौशिक साहब देखिए, आपने शुरुआती कमेंट किया कि भाजपा के प्रवक्ता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, और अब आप कहने लगे कि ये बीजेपी का वायरस है। अरे यही तो सवाल है, वायरस पहले था नहीं, अब कह रहे हैं बीजेपी का वायरस है। वैक्सीन की चिंता अभी हो रही है, पहले कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। जरा दोनों शांत हो जाए। डॉक्टर कुमार गांधी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा सचिन बल्ला आप बीच में आए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि अब उनको लगने लगा कि ये बीजेपी का वायरस है।
बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दरअसल हमने तो काम किया, लेकिन विपक्ष को फंगस का शिकार हमने देखा है, मान लिया है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखिए, इसमें ये जो गंदी राजनीति बीजेपी और कांग्रेस मिलकर करती है, और ये आप सबके सामने है कि सिक्के के दोनों पहलू हैं। और दूसरी बात, जो आज तक इन दोनों को बोलो कि जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पे आपने कितने के लोग बचा लिए हैं, कितने आपने ऑक्सीजन पे बचा लिए, कितने आपने दवाइयों से बचा लिए। ये हर जगह नाकाम है, और अपने को नहीं देखेंगे, अपने तरह गिरेबान में तो झांकते नहीं है दोनों जाने। उसके बाद ये दिल्ली में आ जाते हैं 2 मिनट के बाद, चाहे कहीं पे बैठे हो 2 मिनट बाद दिल्ली आ जाएंगे। ये सबसे गंदी राजनीति तो ये दोनों कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें इस टाइम मिलकर चलना चाहिए, इसमें अवेयरनेस लानी चाहिए, इसमें हमने जागरूक करना है लोगों को। और लड़ाई हमारी पूरी जिंदगी तू मैं की लड़ाई चलती रहेगी, जब हम खुद जिंदा रहेंगे और हमारे दोस्त जिंदा रहेंगे। सवाल तो इसी बात का है ना सर, सवाल इसी बात का है कि कौशिक साहब को याद आ रहा है कि बीजेपी का वायरस है, और बीजेपी कह रही है कि दरअसल हमने तो काम किया, उनको याद नहीं आया। मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी कौशिक साहब कह रहे थे कि असल में केंद्र की जिम्मेदारी है, तो प्रदेश में फिर वैक्सीन पर फोटो उनके मुख्यमंत्री की क्यों लग रही है भाई? वैक्सीन पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाएंगे, प्रधानमंत्री के फोटो को लेकर अलग चर्चा होगी, यही बंटवारा है। दोनों जिम्मेदारी से हटे हैं, और ये वाकई सच्चाई है कि सबने झटका खाया यहां पर, वो चाहे केंद्र हो प्रदेश हो। हमारी तैयारी में कमी थी, हमें स्वीकार करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत पीछे है। अमेरिका झटका बहुत पहले खा चुका है, इसको मानने में क्या बुराई है भाई? लाशें आज दिख रही हैं, लाशें आगे भी दिखेंगी। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर कुमार गांधी हैं। डॉक्टर कुमार गांधी, राजनीति से इतर कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव की इस वक्त उम्मीद की जा रही है, आशंका जाहिर की जा रही है कि आ सकती है, हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन उस बीच में जो फंगस आ गया, वो भी काला और सफेद, ये जादू टोने जैसा हो गया, और उस जादू टोने में एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। बचेंगे कैसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमें कहीं पे भी इसमें राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। हमें प्रजा की जान को बचाने को लेके सबसे पहले सोचना चाहिए। चाहे वो प्रदेश सेंटर से शासित हो, चाहे स्टेट शासित हो, उन सबको अपनी तैयारी पूरी इस तरह से रखनी होगी कि अगर आगे इन चीजों को रोकना है तो प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि किस तरह से ह्यूमिडिफायर को हमें क्लीन करना है, किस तरह से हमें ऑक्सीजन की पाइप वगैरह क्लीन रखनी है। अगर हम होम आइसोलेशन में हैं तो हमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर वो ले रहे हैं तो उससे हमें साइड इफेक्ट ना हो, इससे बचाव कैसे हो, ये देखना जरूरी है। अगर हमारे को कोई भी सिम्टम नजर आ रहे हैं तो हम जाके डॉक्टर से मिले, और डॉक्टर की राय और डॉक्टर की परामर्श से ही हम अपना इलाज कराएं, ना कि हम सेल्फ मेडिकेशन करें। ये चीजों को ज्यादा जरूरी है हमें फॉलो करना, ना कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप करना जरूरी है। हमें इस वक्त ये करना है कि जो हमारी देश की जनता है, जो इस महामारी को झेल रही है, उसे किसी तरह से हम तैयार करें, उसे किसी तरह से हम साक्षर बनाएं कि जिससे हम इस चीज से लड़ने को और सक्षम बन सके। नहीं, अभी हमारा आपस में पॉलिटिकल लड़ना बहुत जरूरी है ना। देश किस चीज से लड़ रहा है, बीमारी से हम कैसे जूझ रहे हैं, उस पर तो अभी कहां ध्यान जा रहा है। तभी तो देखिए यहाँ पर आपस की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन एक डॉक्टर की समस्या को आप समझिए, एक आम व्यक्ति की समस्या को समझिए। आखिर क्यों हम स्वीकारने को अभी भी तैयार नहीं है कि बहुत सुविधा संपन्न जो देश थे उन्होंने भी झटका खाया। अब लेकिन यहां पर उस झटके से हमें बचना है। और जैसा आपने डॉक्टर्स को सुना इसके पहले कि भारत में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, एक तरीके से दुनिया का हम डायबिटिक कैपिटल है, वहां पर हमारी चुनौती भविष्य के लिए और बढ़ रही है। डॉक्टर सूर्य कुमार मैथिल साहब, आप कहते हैं आपने जिम्मेदारी निभाई, चलिए मान लिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप पर भी सवाल है, और जो सत्ता में होता है उसका जवाब बनता है, उसी का जवाब ज्यादा बनता है। आप छोड़िए ना, वो राजनीति कर रहे होंगे और करा रहे होंगे, आप लग जाइए काम पर। आप छोड़ दीजिए दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार को, आप पूरे देश के लिए बना दीजिए एक रिकॉर्ड, आप करिए स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा काम, और फिर जनता के बीच में आप रहेंगे, जनता भी जानेगी। क्या जरूरी है उनको जवाब देना? विजय जी, केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रही। हमें आडंबर नहीं करना आता, हमें विज्ञापनबाजी करनी नहीं आती, हमें कोई टूल किट बनानी नहीं आती, ना हमको किसी प्रकार की नौटंकी करनी आती है। जिसका सीधा सीधा उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की महावसूली जो अघाड़ी है, उसकी सरकार है,
वहां पर जब मुंबई के अंदर स्थिति खराब हुई तो केंद्र की सरकार से जब मुंबई कमिश्नर में बात की तो 20 सेकंड के अंदर उनको वहां पर सहायता मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर नेशनल चैनल पर झूठी बातें बोल रहे हैं कि स्वदेशी वैक्सीन लगाने पर डबल म्यूटेंट उनकी बॉडी में बन गया, तो मैं इसको इनकी टूल किट से जोड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं इसका जवाब मैं इसका जवाब चाहूंगा, सचिन, मैं इसका जवाब बिल्कुल जवाब चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। मैथिल साहब आप अपनी बात पूरी करिएगा, इसका मैं जवाब चाहूंगा। अगर आप इसको टूल किट से जोड़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले। मुझे 20 सेकंड दीजिए सर आपको 20 सेकंड दे दूंगा। आप जरा जो सवाल आप जो खुद उठा रहे हैं ना सवाल, उसका जवाब मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता दे। भाई विजय कौशिक साहब, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने कब रिसर्च किया कि ये बीजेपी का वायरस है? इसका जवाब आप दीजिए। सुनिए मैथिल साहब सुनिए। विजय कौशिक साहब, आपने अभी पहले कमेंट में कहा कि आपका ये मानना है कि ये बीजेपी का वायरस है। ये रिसर्च विंग कांग्रेस की कब आई थी, कहां पर काम किया था, किस जगह पर किया था? नहीं, वो भी कहा है बताइए जरा कौशिक साहब बताइए। पूरा षड्यंत्र है देश के वैज्ञानिकों को बदनाम। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मैथिल साहब, सुनिए आराम से सुनिए सर, आराम से। अगर आपने ये कहा, कौशिक साहब आपने ही कहा, किसी और ने नहीं, कि आपका मानना है कि बीजेपी का वायरस है, कौन सी रिसर्च टीम आपकी गई थी, कहां पर रिसर्च किया, बताइए जरा दर्शकों को, अगर किया है तो बताइए। कभी इंडियन म्यूटेंट कहते हैं, कभी बीजेपी का वायरस कहते हैं। इन बेशर्मों को चीन के दलालों को। सुनिए भाई मैथिल साहब सुनिए। अरे अब आप कह रहे थे कि आपको सुनना भी चाहिए ना, सुनिए नहीं, शर्म कहां किसी को आती है। चलिए ठीक है, बताइए कौशिक साहब जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये देश की जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा खुद अपने आप में एक वायरस है जिसने देश को बर्बाद कर दिया। ये तो आपका अपना मानना होगा ना सर, ये तो लोकतंत्र में सभी को आजादी है। वो कहेंगे आपको, आप कहेंगे उनको वायरस। एक तार्किक प्रश्न है, एक लॉजिकल सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। अरे मैथिल साहब शांत हो जाइए भाई, मैथिल साहब शांत हो जाइए। मैंने एक लॉजिकल सवाल किया है। कौशिक साहब मैंने मान लिया बीजेपी वायरस है, देश की जनता मान चुकी है। बीजेपी आपको वायरस कहेगी, उसका क्या जवाब होगा? सुनिए मैथिल साहब आप सुनिए धैर्य के साथ, मैं निवेदन कर रहा हूं धैर्य के साथ अपनी अपनी बारी में बोले सर। बताइए कौशिक साहब। जब हमारे देश में 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड के निर्माता आधार पूनावाला ने कहा था कि उनकी वैक्सीन की छोड़कर बाकी सब वैक्सीन पानी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को उन्होंने पानी बता दिया था। वहीं भारत बायोटेक ने यह कहा था कि इसके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए, उनकी वैक्सीन को कैसे जो है मंजूरी मिल सकती है। कांग्रेस ने भी यही सवाल उठाया था कि भाई जिनके ट्रायल ही पूरे नहीं हुए जिन कंपनियों के, उनकी वैक्सीन को मंजूरी क्यों दी जा रही है? और आज आप उसके दुष्परिणाम देख लीजिए। 3,500 करोड़ रुपए एडवांस में लेकर आधार पूनावाला जी गायब हो गए। अब आप फिर गलत ट्रैक पर चले गए। मैंने पूछा था कि बीजेपी का वायरस से कैसे, आपके पास जवाब नहीं। अगर आप इस वैक्सीन को पानी मानते हैं तो आपके प्रदेश की सरकारें क्यों मांग रही हैं भाई? छत्तीसगढ़ में क्यों आखिर उस पर अपनी फोटो लग रही है? आप ट्रैक से भटक गए। कौशिक साहब मैंने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी का वायरस ये कैसे है, आप वैक्सीन पर चले गए। अब मैं वैक्सीन पर पूछता हूं, अगर ये वैक्सीन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, तो आपके प्रदेश की तमाम पार्टियां क्यों कर रही हैं? यही सवाल है। सचिन बल्ला साहब, कोरोना पर सवाल पूछेंगे, वैक्सीन पर जाएंगे, वैक्सीन पर सवाल पूछेंगे, लौट कर जाएंगे कोरोना पर। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पर तो अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए, कोई इसमें संकोच नहीं है। बड़ा देश है और उस बड़े देश में हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत सारे देशों से, छोटे छोटे देशों से जो हमारे एक प्रदेश में सिमट जाएं, 2-2 देश आ जाएं, उनसे भी बदतर थी। हमने बेहतर की कोशिश की होगी, हम कर रहे हैं, दुनिया के लिए चुनौती थी, लेकिन जो पॉलिटिकल हमारा विलनेस है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है और वो हमें लड़ने की ताकत से रोक रहा, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा। देखिए साहब, आप देखेंगे कि हमारे मेडिकल लाइन में जो हमारे हॉस्पिटल है इंडिया के पूरे भारत और ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे मरीज अपने आप ठीक होने के लिए जिस ढंग से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे लाछन लगा के और मेडिकल
उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इससे हमारा पूरा भारत नहीं, हमारे डॉक्टर भी बदनाम हो रहे हैं। आप सिर्फ दो पार्टियों को क्यों कह रहे हैं? मैं भल्ला साहब आपको रोकूंगा, माफी से। आप अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं, ठीक है, दो बड़े दल हैं। मुझे तो लगता है, आप बोलिएगा सर, आप ही कंटिन्यू करिएगा। मैंने पॉलिटिकल सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने देखा अगर किसी प्रदेश की कोई क्षत्र पार्टी है तो वो भी कोरोना को लेकर भ्रमित है। किसी ने कहा कि कोरोना तो है ही नहीं, फिर बाद में कुछ कहा। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, नेशनल हो या फिर रीजनल हो। कांग्रेस ये कहती है ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कभी सपा, कभी मैं ये दवारी ये तुम्हारी है। ये तो नहीं देखना है ना बीजेपी वाला कौन है, कांग्रेस वाला कौन या आम आदमी वाला कौन है। ये सबके लिए, इसके लिए हमें चलना चाहिए था। बार मैं बोल रहा हूँ। और इसके लिए ये दूसरे पे अभी अखिलेश जी कह रहे थे मैं अभी केस करूंगा, अभी कोर्टें तो खुली नहीं, आप अभी केस करने चले जाओगे। भैया अभी मिलकर चलने की जरूरत है। हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि एकदम लड़ाई की जरूरत है। हमें अगर मिलकर चलने की जरूरत है तो भारत सरकार घोषणा करे कि जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, ये तेज बोल के सच्चे बन के अंदर से जो फेलियर सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो बीजेपी की है, इनको शर्म आनी चाहिए दोनों को मिलकर। फ्री इलाज होना चाहिए। सोनिया देखिए अब फ्री पे आ गए। अरे कौशिक साहब, अब फ्री पे आ गए। अभी आप कह रहे थे पानी वाली वैक्सीन, ब्लैक फंगस का फ्री में उपचार होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर गांधी को मैं इसमें, डॉक्टर गांधी से मैं सवाल लूं। अगर एक पॉलिटिकल प्रवक्ता का ये सुझाव है ना, मैं सम्मान करता हूं सुझाव का कि इस बीमारी में अगर होल्ड एक तरीके से लिया जाए और एक फैसला किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कौशिक साहब ने कोई बुराई की बात नहीं कही है। डॉक्टर कुमार गांधी, जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की इस वक्त स्थिति है और जिस तरीके से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना से हमें अभी लड़ना है और लंबी लड़ाई चलनी है। हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल की लड़ाई हो जाए, अभी नहीं पता है कि कितनी लंबी लड़ाई है, लेकिन उस बीच में इस फंगस से और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। यहां पर आपको खुद क्या लगता है डॉक्टर के तौर पर, होल्ड कैसे होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट किस स्तर पर होना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा देश है और वहां पर चुनौती बढ़ जाती है और अभी सीजनल बीमारियां आने वाली हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो वो महीने नजदीक आने वाले हैं जब वो तराई का पूरा बेल्ट, जहां पर वो दिमागी बुखार वाली बीमारी कह ले, जापानी इंसेफेलाइटिस कह ले, मेनिंजाइटिस कह ले, वो कहर हर बार बरपाती है, स्थिति और बिगड़ेगी। देखिए इसके अंदर तो मैं यही चाहूंगा कि प्रशासन को, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, डॉक्टर्स की सलाह मिला के ये तय करना होगा कि किस स्तर पे, जैसे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, कुछ प्राइवेट है, कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, इन हॉस्पिटल्स के अंदर हम किस तरह की व्यवस्था बढ़ाए, किस तरह की तैयारी बढ़ाए। आज अगर मैं ब्लैक फंगस को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्फोटेरेसिन बी हमें चाहिए तो वो कितना आसानी से मिल सकता है। इसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकनी होगी। ये चीज की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, पैनिक पब्लिक में नहीं होना चाहिए। इसके वार्ड अलग से बना के सब लोगों को, इंक्लूडिंग द पैरामेडिकल स्टाफ जो कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि इसके स्टेजेस के बारे में समझे। स्टेज 1, 2, 3 है, स्टेज 3 लंग्स पे पहुंच के घातक बन सकता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक से दूसरे को नहीं फैलेगा। इन चीजों के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। और देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने कही और कई राज्यों ने इसको लेकर अपने स्तर पर प्लानिंग की है। लेकिन यहाँ पर जो कौशिक साहब का सुझाव था, मुझे लगता है कि हाँ, राज्यों के साथ मिलकर केंद्र भी अगर इसको लेकर प्लानिंग करे तो कम से कम इस डिसीज से तो हम फैलाव, चूंकि ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति से किसी और को हो जाएगा, वहां पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हो और समय रहते उसका उपचार हो। तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है, जानलेवा जरूर है, लेकिन उपचार समय पर होता है तो फिर उसका सही परिणाम भी निकलता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले तो बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भी अब लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। जीटीबी दिल्ली में अगर हम बात करें तो वहां देखिए 21 केस हैं, एलएनजेपी की बात करें तो वहां 15 केस हैं। एनसीआर की बात कर रहे थे हम, नोएडा में एक दिन में 10 मामले मिलने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद की बात करें तो व्हाइट फंगस के यहां पर 7 केस आ चुके हैं सामने। तो दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप देखिए तो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और टोटल अगर हम देखें तो बहुत तेज गति से आंकड़ा बढ़ रहा है तमाम अलग अलग राज्यों में। हालांकि राज्य स्तर पर उसको लेकर मॉनिटरिंग के लिए कह दिया गया है, डॉक्टर्स को सचेत कर दिया गया है। तमाम डॉक्टर्स जो है अलग अलग अस्पतालों में इसको लेकर अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन रख भी रहे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह कि आखिर
ये जो एक आंकड़ा बढ़ता तेजी से दिखाई दे रहा है, तो इससे बचाव का तरीका क्या है? क्या इसको लेकर एक कोर व्यवस्था होनी चाहिए? बहरहाल, तो एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। विजय कौशिक साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि हम केंद्र से क्यों ना इसको लेकर एक उम्मीद करें। ये बिल्कुल होनी चाहिए, एक पार्टी की होनी चाहिए, प्रवक्ता की होनी चाहिए, देश के नागरिक की होनी चाहिए। और क्या क्या आपके सुझाव हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो सुझाव अगर माने तो उसका परिणाम निकलेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोरोना के जितने पेशेंटों ने इलाज कराया है, चाहे सरकारी में कराया है चाहे प्राइवेट में, सारा डाटा सरकार के पास है। उन लोगों को अवेयर किया जाए। उन लोगों को अवेयर करने के अलावा किसी में भी लक्षण होते हैं तो तुरंत उनके इलाज की व्यवस्था हो, क्योंकि ये जो बीमारी है ये कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेरॉइड्स की वजह से या मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही के कारण लोग इसका शिकार हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रयोग जिन लोगों के ऊपर किया गया उन्हें भी ये बीमारी हो रही है, तो सरकार इसका पूरी तरह से दायित्व वहन करे, लोगों को पहले से ही जागरूक करना। कौन सी सरकार? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की। ठीक है, कुछ जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की होंगी ना, वो चाहे आपकी पार्टी की हो, इनकी पार्टी की हो, किसी की पार्टी की हो। बिल्कुल, केंद्र सरकार एक नीति बना दे। ठीक है, अब मेरा इसी पर सवाल है कौशिक साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि सरकार के पास डाटा है, सरकार अगर चाहे तो लोगों को अवेयर कर सकती है। केंद्र की सरकार अवेयर करेगी और प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पार्टी के लोग या फिर उस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के या फिर प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं वो भ्रमित करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई कहेगा ये इंडियन वेरिएंट है, कोई कहेगा, खुद आपने भी कह दिया कि असल में बीजेपी का वायरस है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पहले कमेंट में ही कहा था, गलती से निकल गया शायद आपके मुंह से। ना, मैंने कहा भाजपा खुद एक वायरस है। नहीं, उसके पहले वाले कमेंट में आपने कहा था मुझे लगता है बीजेपी का वायरस है। सेकंड कमेंट में आपने कहा कि भाजपा खुद एक वायरस है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कि ये जो बात वैज्ञानिकों ने कही है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने ये कहा है, मुझे लगता है कुछ काम वैज्ञानिकों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। एक पार्टी के जो मुखिया हैं वो कह देते हैं कि ये कोरोना है ही नहीं कुछ, बाद में खुद इससे शिकार हो जाते हैं और फिर वैक्सीन लगाने के लिए भी कहते हैं। आइए मैथिल साहब, बिल्कुल आइए, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको भी उन पर प्रहार करने से बेहतर है, उनका एक सकारात्मक सुझाव आया है, उसको लेकर कोई अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, उस पर आप फोकस करें ताकि मेरे दर्शकों को एक सही जानकारी मिल पाए। बाकी तो लड़ाई चलती रहेगी और कोरोना से बचेंगे, फंगस से बचेंगे, तभी लड़ाई होगी सभी पार्टियों में, और फिर राजनीति के साथ वोट की राजनीति भी चलेगी। अतुल जी, देखिए, मैं आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट मुझे पूरे दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं अपनी बात पूरी रखना चाहूंगा और मेरा निवेदन है कोई भी मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि मैं भी किसके भी। देखिए अतुल जी, जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, और वही बात आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यहां पर साबित की। जैसे ही शुरुआत हुई तभी उन्होंने जो स्वदेशी वैक्सीन है उसके ऊपर सीधा प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने से शरीर के अंदर डबल म्यूटेंट बन रहा है, ऐसी स्टडीज आई। तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूंगा विजय कौशिक जी से कि वो आपके चैनल को उन स्टडीज का लिंक जरूर दे, ताकि आप अपने चैनल पे उस सच्चाई को दिखा सके। अन्यथा इनसे बोलिए कि ये यहाँ पर अभी माफी मांग। दूसरी बात, कांग्रेस की ये आदत रही है कि कांग्रेस केवल देश को बदनाम करने की ही कार्य करती रही है। उसका एक और उदाहरण इन्होंने अभी दिया कि ऑक्सीजन, जो कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की इन्होंने अभी बात कही कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को यूज करने से भी बीमारी बढ़ी है। यहाँ डॉक्टर कुमार गांधी बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि ऑक्सीजन भी इंडस्ट्रियल और मेडिकल होती है क्या? ये कांग्रेस के पप्पू पार्टी के नेता, ये नकली एजुकेटेड लोग, ये जोकर पार्टी के नेता, ये विदेशी डीएनए की औलादे, ये इस देश को सिर्फ नहीं देखिए, वहां पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का कोई और मतलब था, वो आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब मेरा सवाल नहीं, अब मेरा सर, आपने बोला था बोलने के, आप बोलने के लिए नहीं, ठीक है, एक उनका अच्छा सुझाव भी तो था। अरे ठीक है, एक उनका अच्छा सुझाव भी तो था, एक कांग्रेस के प्रवक्ता का अच्छा सुझाव भी तो था ना सर, उस पर कमेंट करें सर, समय थोड़ा कम है ना। मैं चाह रहा हूं कि एक अच्छा सुझाव भी तो दिया था।
इनको हॉस्पिटल में पैदा होने वाली ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का फर्क नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो डॉक्टरों ने कहा है वो बात वैज्ञानिक साहब को आपने बुला लिया, ये कांग्रेस के पप्पू पार्टी के मैंने अरे भाई मैंने पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया है। वैज्ञानिक हमारे साथ नहीं है, कोई डॉक्टर है हमारे साथ, उनको रहने दीजिए। अरे ये अब मैचिल साहब एक अच्छा सुझाव दिया था कौशिक साहब ने, उस पर जवाब दे दीजिए भाई। के ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल होगी या मेडिकल होगी। अरे वो टेक्निकल तौर पर उठा रहे हैं ना, टेक्निकल तौर पर उठा रहे हैं, जिनका जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों में उसका वो जिक्र कर रहे हैं। आप ऑक्सीजन को सिर्फ ऑक्सीजन देख रहे हैं। अब मैथिल साहब जल्दी से, समय थोड़ा कम है सर, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, वो सुझाव तो सही है ना? कांग्रेस के सुझाव, हाँ। मैं कांग्रेस की मंशा बता रहा हूँ। कांग्रेस के राज्य वेंटिलेटर हम भेजते हैं, 60,000 वेंटिलेटर भेजे, वहां पर वेंटिलेटर पे प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस का मंशा, कांग्रेस के नेता अपनी जो क्षेत्रीय यूनिट्स उनको बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड को रिजर्व कर लो, ऑक्सीजन को रिजर्व कर लो, दवाइयों को रिजर्व कर लो, ताकि अपनी राजनीति चमकाओ, और जब कोई सोशल मीडिया पे बोले तो उसको दो, अन्यथा लोग मरते रहे तो मरने दीजिए। ठीक है, यानी केंद्र अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें अपना काम कर रही है। और देखिए इसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, कोई और सत्ता में है, वहां पर भी कुछ अच्छे काम हुए हैं तो उसका जिक्र भी होता है। अब आप दोनों को रोक रहा हूं, सर, माफी चाहूंगा सर, समय नहीं है, आप दोनों को रोक रहा हूं। सचिन भल्ला साहब बहुत जल्दी से सर, एक मिनट में फाइनल कमेंट आपका। देखिए कुछ ना कुछ बातें जब होती रहती हैं तो एक परिणाम निकलता है, और यहां पर ये मानने को तैयार है लड़ाई लड़ते लड़ते कि नहीं होना अच्छा ही चाहिए, होगा कैसे? लेकिन देखिए सर, कई बातें खुल के नहीं आती पब्लिक के बीच में। जो सिलेंडर बोल रहे थे ऑक्सीजन के लिए, जब ऑक्सीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दी, कई राज्यों में रोकी, इसमें इन्होंने जो भी जैसा भी सौतेला व्यवहार किया वो इनको पता है। उसके बाद लोगों के जिनके अपने घर के बुजुर्ग या इस ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, उन्होंने किसी गैस एजेंसी वाले से सिलेंडर लिया, किसी ने बैलून सिलेंडर लिया, उसमें ही गैस के अपने पेशेंट को दिया। उनको ये कि इसके ऊपर भी हमारी आगे आ जाएगी। ये इनकी नौकरियों के कारण जो लोग मरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम के लिए मरे। ये नहीं है कि ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन नहीं की। पहले आप बोले, आप मेरी बात सुनिए, गोवा में 15 से 20 टोटल उसमें ऑक्सीजन के लिए मरे। ये मान करेंगे, ये दूसरे राज्य करेंगे बात। ठीक है, नहीं अरे भाई इतना लड़ने का नहीं है। अभी देखिए, अभी कोरोना से लड़ाई लंबी लड़नी है, इतना तेज आपस में लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। कोरोना फिर बैठकर देख रहा होगा कि आप लोग देखिए ऐसे लड़ रहे हैं और वो लगातार म्यूटेशन कर रहा है। बहुत जल्दी से डॉक्टर गांधी बहुत जल्दी से सर, शार्प कमेंट आपका, सिर्फ दर्शकों के लिए सुझाव, उन मरीजों के लिए सुझाव जो कि ब्लैक फंगस को लेकर अभी भी असमंजस में है या उससे संक्रमित है। गांधी साहब, डॉक्टर गांधी। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर से परामर्श करके ही अपना इलाज कराए। जहां अगर आपको दिक्कत लग रही है कि मुझे कोरोना या ब्लैक फंगस का कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करिए। कोरोना में फिजिशियन और ब्लैक फंगस में ENT स्पेशलिस्ट को मिलिए। दूसरा, मेरा प्रशासन से जो भी जहां पे भी है स्थित है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, वी आर अंडर प्रिपेयर्ड, वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फाइट कोविड एज वेल फाइट ब्लैक फंगस। देखिए, प्रिपरेशन की कमी है और यह सच्चाई है, उसे सबको मानना होगा, चाहे केंद्र में बैठा हो, राज्य में बैठा हो, और सबको तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा। यही फेडरल स्ट्रक्चर भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, गांधी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मौजूदा दौर में लड़ाई बड़ी है और काले सफेद के बीच में जब फंगस की लड़ाई आ जाए, वहां पर पॉलिटिकल लोगों का इस तरीके से लड़ना ठीक नहीं लगता। हाँ, कुछ बातें सच होती हैं, कुछ बातों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन तैयारी सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि फंगस बांट कर नहीं आएगा, जैसे कोरोना आया भी नहीं था।